ऑलराइट, तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण अगर आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो वो किस तरह से की जाती है। इसी प्रकार किसी लाइन चार्ज के कारण अगर आपको कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो कैसे निकाली जाती है। देखो बेटा, गॉस थ्योरम के अंदर ना एप्लीकेशंस खुद गॉस थ्योरम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर के लिए हमेशा से ये फेवरेट रही हैं 3-4 एप्लीकेशंस। आज की क्लास में हम तीसरी एप्लीकेशन इसकी करेंगे, मतलब ना ही हम किसी लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ना ही हम किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, बट हम एक प्लेन शीट ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर। ओके, मान लिया जाए हमारे पास में एक लाइन चार्ज है, मतलब एक लाइन के ऊपर हमने बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जितना भी चार्ज हम किसी भी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी प्रकार जितना भी चार्ज मैंने इस शीट को प्रोवाइड किया है ये भी सारा का सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पर 1 यूनिट एरिया पर कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ चार्ज मिलेगा। अगर आप इस पूरी की पूरी शीट के ऊपर कहीं पर भी 1 यूनिट एरिया लोगे, अगर आपको इस क्यू चार्ज का ही एक्सपीरियंस होता है ना, तो समझ लेना ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ओके, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमने किसी P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। गॉस ने बोला था कि आप गॉस थ्योरम को लगाकर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, पर रिक्वायर्ड इज वो एक क्लोज सरफेस होनी चाहिए। गॉस ने ऐसा बोला कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो वो क्लोज सरफेस भी मेरी ही थ्योरम से आप बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो बेटा अपने दिमाग में फंडा एकदम क्लियर रखना कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहला आपका टास्क क्या रहेगा, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं लगाया है वो सीधा ये वाला लेक्चर लगाने आए हैं, उनको सबसे पहले गॉसियन सरफेस सीखनी है पिछले लेक्चर से, फिर वो ये वाली एप्लीकेशन को सीख पाएंगे। इनफैक्ट आगे जो हम 1-2 डेरिवेशंस करने वाले हैं उन सब में गॉसियन सरफेस का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये एक बेसिक फंड है, बजाय कि हर एक डेरिवेशन में उलझने के उसको पहले क्लियर करो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या निकालनी पड़ेगी, पहले क्या बनानी पड़ेगी, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। गॉसियन सरफेस बनाने के 3 नियम होते हैं। 3 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम है कि आप जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो उस गॉसियन सरफेस का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट मस्ट लाई ऑन गॉसियन सरफेस, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि जिस चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो उस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड होना चाहिए। चार्ज मस्ट बी एनक्लोज्ड। इनसाइड गॉसियन सरफेस। ठीक है, तीसरा नियम क्या है, एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, बेटा 0 डिग्री बनना चाहिए। ये तीनों बातें अगर कोई भी सरफेस अपने ऊपर वैलिडेट कर रही है, ठीक है, तो हम उस सरफेस को बड़े ही आराम से नाम दे देंगे गॉसियन सरफेस। तो मान लिया जाए मैंने एक गॉसियन सरफेस अब ड्रॉ करनी है, वो गॉसियन सरफेस मैंने सिलेंड्रिकल ड्रॉ कर दी इस प्रकार। सबसे पहला पॉइंट आप टेस्ट करो, क्या जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट लाई करता है इसके ऊपर? हाँ बिल्कुल करता है। ठीक है, मतलब इस P पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और ये गॉसियन सरफेस जो मैंने सिलेंड्रिकल यहां पर ड्रॉ की है वो P पॉइंट को अपने ऊपर ले रही है। ओके, दूसरी बात, जितना भी चार्ज आपकी गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, क्या उसी चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है? बेटा अब जरा कॉमन सेंस की हम थोड़ी सी बात करेंगे। मान लो ये हमारे पास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है शीट के ऊपर, ये चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से फैला रहा है। तुमने अगर इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इस P पॉइंट पर कौन सी वाली फील्ड लाइंस पड़ रही हैं? क्या ऊपर वाली पड़ रही हैं? नहीं।
क्या नीचे वाली पड़ रही है? नहीं, ये तो सामने वाली पड़ रही है। क्या सामने वाला चार्ज जिसने इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है वो आ रहा है? हाँ, आ रहा है। तो मतलब कितना चार्ज ऐसा है जो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रहा है? ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया ना, इतना चार्ज ऐसा है जो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रहा है। बड़े ही ध्यान से इस चीज को समझना है। आई होप सो ये अंदर वाला जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सुनो। ये जो अंदर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, जो कि इस सिलेंडर के कोएक्सियली रखा जाता है, मतलब कोएक्सियली का ये मतलब है इफ दिस इज अ सिलेंडर, मैं इसके ही सामने एक छोटा सा सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो उस सर्कल को मैं क्या बोलूंगा? वो इस सिलेंडर के क्या है? कोएक्सियली रखा गया है। ठीक है, तो इस कोएक्सियली रखे हुए सर्कल के अंदर बेटा जितना भी चार्ज आएगा वो ही चार्ज ऐसा होगा जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रहा है। ऊपर और नीचे वाले चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऊपर से निकल जाएंगी और नीचे से निकल जाएंगी। बात समझ में लग गई? अगली बात, हम ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी शीट के ऊपर अगर हम 1 यूनिट एरिया ले लें, मतलब 1 यूनिट की लेंथ ले लें एंड 1 यूनिट की ब्रेड्थ ले लें, इसके अंदर जितना भी चार्ज आता है वो चार्ज सिग्मा माना जाता है। ठीक है, ओके। इसी तरह से अगर आप कोई भी रॉड लेते हो, उसकी 1 यूनिट लेंथ के अंदर बेटा जितना भी चार्ज आता है उसको हम लोग क्या लेते हैं? लैम्डा लेते हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए, लैम्डा किसको लेना है और सिग्मा किसको लेना है। तो हम सिग्मा की क्या डेफिनेशन करते हैं? सिग्मा की हम डेफिनेशन करते हैं चार्ज ऑन 1 यूनिट एरिया। ठीक है, तो जितना चार्ज 1 यूनिट एरिया के पास में आ रहा है वो कितना होता है बेटा? सिग्मा होता है। अब मान लिया जाए ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया इसका एरिया है A, तो जितना एरिया इस वाले सर्कल का होगा, मतलब इस सिलेंडर के एक राइट साइड वाले सर्कल का होगा, उतना ही एरिया इस वाले भी सर्कल का होगा। बात समझ में लगती है? तो अगर A एरिया के पास में बेटा Q चार्ज आ रहा है, ठीक है, लेट अस इमेजिन इस A एरिया के अंदर जितना भी चार्ज आया वो कितना है? Q है। तो 1 यूनिट एरिया के पास में कितना चार्ज आएगा? Q अपॉन A। तो 1 यूनिट एरिया के पास में जितना चार्ज आएगा उसी को तो हम क्या बोलते हैं? सिग्मा। ठीक है, तो यहां पर मैंने अपनी सिग्मा वाली डेफिनेशन को इस कंसेप्ट के हिसाब से अप्लाई कर दिया। ठीक है, एक बार फिर बातों को रिवाइज करते हैं। ये P पॉइंट गॉसियन सरफेस के ऊपर आ रहे हैं, जो भी चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाने वाला वो सारा का सारा इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। आप जब चेक करते हो यहां पर तो एरिया की डायरेक्शन ये आती है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आती है। तो एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आती है? सेम आती है। तो एंगल कितना बनता है? 0 बनता है। हाँ, अगर आप इसके ऊपर वाले कर्व सरफेस की बात करो तो एरिया की डायरेक्शन ऊपर आती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी आती है? सामने आती है। तो यहां पर एंगल कितना बनता है? यहां पर 90 डिग्री बनता है। तो बनी जाए, मतलब हमें कौन सा बेटा ऊपर चेकआउट करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें जहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेकआउट करनी है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया की डायरेक्शन क्या आती है? सेम आती है। तो ये गॉसियन सरफेस एकदम वैलिड है। ठीक है, अब अगला टास्क हमारा ये है, हमें चेकआउट करना है कि इस P पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो बेटा P पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाहते हो तो उसके भी कुछ रूल्स थे। सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया था कि कुछ भी करने से पहले सबसे पहले क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds को कैलकुलेट करो। ठीक है बेटा, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम खुद निकालना चाहते हैं, तो जिसको हम खुद निकालना चाहते हैं उसको हम बाहर निकाल देंगे। क्लोज्ड इंटीग्रेशन के अंदर क्या आया? ds। तो छोटा सा एरिया मतलब ये वाला, बड़ा एरिया मतलब ये पूरा का पूरा, और ये हमने कितना लिया हुआ है? A लिया हुआ है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई? E इंटू A। तो बात समझ में लगी? तो पहला काम हमने क्या किया? क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds को कैलकुलेट किया। दूसरा काम एक और हम इस बार ऐड कर लेते हैं कि जितना भी चार्ज बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रहा है ना उसको कैलकुलेट करते हैं। तो मतलब टोटल चार्ज कितना है? ओके, टोटल चार्ज कितना है इसका पता लगवाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 यूनिट एरिया के पास में कितना चार्ज है। 1 यूनिट एरिया का हमने कितना चार्ज लिया हुआ है? सिग्मा।
ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, जितना एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 यूनिट एरिया के चार्ज से। तो बेटा टोटल चार्ज कितना निकल कर आया आपके पास, टोटल चार्ज निकल कर आया सिग्मा इंटू ए। आई होप सो ये दो बातें आपको क्लियर हो गई। ये दो बातें निकालने के बाद अब तीसरी वाली बात, जैसे कि पिछले लेक्चर में भी हमने लगाई थी, डायरेक्टली गॉस लॉ लगा दो बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, अब गॉस लॉ क्या बोलते हैं, फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस विच इज फर्दर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस किसके बराबर होते हैं, ई इंटू ए विच इज फर्दर इक्वल टू, इस Q की जगह पे क्या भर सकते हो, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितने हैं, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बात समझ में लगती है। ओके, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एंड इस A को नीचे डिवाइड किया तो ये A के साथ में कैंसल आउट हो गया। ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सामने वाले पॉइंट पर निकाली, सामने वाले पॉइंट पर निकाली इतने चार्ज की वजह से। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि इस वाले पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, जैसे हमने वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की वैसे इस वाले पॉइंट पर कैलकुलेट कर लेंगे। पर इस वाले पॉइंट पर कैलकुलेट करते समय थोड़ा डायरेक्शंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मान लो यहाँ का एरिया ए है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी मानी जाएगी, सेम वही वाली मानी जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको चेकआउट करना है तो टोटल चार्ज हम कितना मानेंगे, टोटल चार्ज हम मानेंगे सिग्मा इंटू ए। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको यहां पर चेकआउट करना है तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, ई को हमने कर दिया बाहर, ds की इंटीग्रेशन क्या हो गई, ds मतलब छोटा सा एरिया, इसको पूरा बड़ा कर दिया तो ds की इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास a। ठीक है, इसके बाद क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस को किसके बराबर रख देंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, तो ये आ गया हमारा ई इंटू ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की प्लेस पर हम क्या रख देंगे, सिग्मा इंटू ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई बेटा, सिग्मा ए अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में लगती है। पर ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन ये है, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन ये है। आप बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, इसको बहुत जगह पे हम यूज़ करते हैं। अगर किसी भी प्लेन शीट के कारण आपको किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये किसने बताया हमें, गॉस लॉ ने बताया। ठीक है, तो चलिए गॉस लॉ को एक बारी और हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालते हैं। मतलब अब की बारी हम किसी शीट पर चार्ज नहीं रखेंगे, किसी लाइन पर चार्ज नहीं रखेंगे, पर हम किसी बॉल जैसी सरफेस मतलब क्लोज सरफेस कोई चार्ज दे देंगे। ठीक है, एक सेकंड लगाओ, इसको फटाफट नोट कर लो। इसके बाद हम स्फेरिकल शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ओके, लेट अस सपोज हमारे पास में एक स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर हमने चार्ज प्रोवाइड किया, जितना भी चार्ज हमने दिया वो सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना कि जब भी कभी भी चार्ज को आपको किसी भी बॉडी को देना होता है तो उस बॉडी का कुछ मीडियम होना चाहिए। क्योंकि अभी अभी मैंने जो स्फीयर लिया ये शेल है, शेल का मतलब होता है जिसकी आउटर कवरिंग ही है, अंदर से वो एक हॉलो है। ठीक है, तो मतलब अंदर कुछ है नहीं, अंदर से खोखला है तो चार्ज अंदर जा भी नहीं पाया। तो जितना भी चार्ज हमने दिया था वो सारा का सारा इसकी शेल के ही ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लिया जाए कि इस शेल का जो रेडियस है वो कैपिटल R है और मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है किसी P पॉइंट के ऊपर। जिस भी P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है उसका हम सेंटर से डिस्टेंस हमेशा स्मॉल r मानकर चलते हैं। यही काम हम सॉलिड स्फीयर में भी करेंगे, मतलब अंदर से भरे हुए स्फीयर में भी करेंगे और अंदर से खाली स्फीयर में भी हम यही काम करते हैं।
ठीक है। तो जिस भी पॉइंट पर बेटा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पहले तो उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना मानना पड़ेगा, स्मॉल r मानना पड़ेगा, और उस स्फीयर का पर्टिकुलरली डिस्टेंस आपको कैपिटल R मानना पड़ेगा। ओके, अब चार्ज एक तरह की एनर्जी है, और चार्ज भी इस नेचर में क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। मतलब अगर किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो वो हमेशा कंजर्व्ड है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। जिस तरह से एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं ना हो सकती, तो चार्ज भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ठीक है, चार्ज केवल क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इस बॉडी को मैंने इस बॉडी के साथ में रब करवाया, तो इस बॉडी का नेगेटिव चार्ज इस पर चला गया, तो मतलब अगर इसने चार्ज खो दिया तो इसका मतलब ये थोड़े ना ये डिस्ट्रॉय हो गया, वो किसी दूसरी बॉडी के ऊपर जाकर सेटल हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर कोई भी स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज कंजर्व्ड होता है। और फिजिक्स में एक चीज पक्की है कि जो भी चीज कंजर्व्ड होगी वो हमेशा सेंटर पर कंसंट्रेटेड होगी। कहां पर कंसंट्रेटेड होगी, सेंटर पे। जैसे कि इस बॉडी का मास कंजर्व्ड है, तो इस पेन का जितना भी मास है वो कहां कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे। ठीक है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। देखो हमने इसको बैलेंस कर दिया, मतलब इस पार्टिकल का मास, इस पार्टिकल का मास, इस पार्टिकल का मास, सभी पार्टिकल्स के मास ने अथॉरिटी दे दी सेंटर को कि तुम सेंटर को बैलेंस कर दो, तो सारे के सारे बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये चार्ज भी कंसंट्रेटेड है, इसने भी किसको अथॉरिटी दे दी, सेंटर को अथॉरिटी दे दी। तो जितना भी चार्ज हमने इस बॉडी को दिया है वो सारा का सारा बेटा कहां कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। ओके, अब इस सेंटर पे कंसंट्रेटेड वाले चार्ज को आपने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाने लगाना है, मतलब आपको कैलकुलेट करनी है इसने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर फैलाई है। गॉस ने हमें एकदम पक्के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के, तो फटाफट अप्लाई करते हैं। ठीक है, अपने दिमाग में चीज़ों को ऐसे ही सेटल कर लेना, अगर हो सके तो वीडियो को 2-3 बार सुनना। ठीक है, ताकि कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जिसके बारे में आप सोच ना पाओ। ठीक है, ओके, तो जिस भी पॉइंट पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले उस पॉइंट का क्या ड्रॉ करो, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। ठीक है, ये मैंने कर दिया है गॉसियन सरफेस डॉटेड लाइन में ड्रॉ। इस गॉसियन सरफेस के अंदर सारा का सारा चार्ज आ जाना चाहिए। क्या आ गया सारा चार्ज, हाँ बिल्कुल आ गया। इस गॉसियन सरफेस के ऊपर वो पॉइंट भी आना चाहिए जहां पर बेटा आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो। ठीक है, तो वो पॉइंट भी इस गॉसियन सरफेस के ऊपर आ गया। इस गॉसियन सरफेस के ऊपर आप हर एक पॉइंट पर टेस्ट करो कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, जैसे मैं इस पॉइंट पर अगर टेस्ट करता हूं तो एरिया कैसे बनाते हैं, एरिया की डायरेक्शन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करो, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। वो परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करते हैं दैट इज बेसिकली नोन एज एरिया वेक्टर। ठीक है, और ये वाला जो चार्ज है, मतलब ऐसा मान रहे हैं सभी चार्जेस, ये सभी चार्जेस का कंसंट्रेटेड चार्ज कौन सा है, ये प्लस क्यू। ये वाला जो चार्ज है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में लगाएगा, इसी दिशा में लगाएगा। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया की क्या डायरेक्शन निकली, सेम निकली। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर टेस्ट करोगे तो एरिया की डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एरिया की डायरेक्शन हो गई ये। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मतलब गॉसियन सरफेस वैलिड है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस की 3 पैरामीटर्स को आपको चेक करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया सेम डायरेक्शन में। दूसरी बात, वो पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो उस सरफेस के ऊपर लाया होना चाहिए। तीसरी बात, जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा उस सरफेस के अंदर आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो गॉसियन सरफेस अपनी पूरी प्रॉपरली डिस्क्राइब हो गई। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गॉसियन सरफेस को अपने ही मन में मत डिस्क्राइब कर देना, वहां पर लिखना भी। ठीक है, पहली लाइन हम क्या लिखेंगे, E and A are in the same direction making angle 0 डिग्री। ठीक है, ये हमने पहली बात लिख दी। Q is the charge enclosed inside the surface, ये हमने दूसरी बात लिख दी। बस 2 बातें बहुत है। ठीक है ना, ज़्यादा भी कहानी क्या मारनी है। अब अगला काम हम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा आउटसाइड वाले पॉइंट पे।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सबसे पहला रूल नंबर 1, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस को कैलकुलेट करो। ठीक है, अब क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस को कैलकुलेट करने के लिए ई को निकालते हैं हम बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाता है, डी एस आ जाता है। तो ई को हमने बाहर निकाला, डी एस का मतलब है छोटी सी सरफेस। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, किसी भी चीज की इंटीग्रेशन करते हैं वो क्या बन जाती है बेटा, बड़ी सरफेस। तो बड़ी सरफेस अगर वो बन गई तो उसका एरिया क्या बना, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अरे भाई स्मॉल आर स्क्वायर ही तो आएगा, सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल आर नहीं लिया हुआ, तो हम बड़ी वाली सरफेस का यहां पर एरिया ले रहे हैं। बात समझ में लगती है। दूसरा काम हम करेंगे, यहां पर टोटल चार्ज कितना है इसको लिखेंगे। टोटल चार्ज हमारे पास में है Q। तीसरा काम डायरेक्टली गॉस लॉ लगाओ। ठीक है, गॉस लॉ क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस किसके बराबर है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको कर दो बॉक्स के अंदर बंद। भाई ये एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया गॉस लॉ को लगाकर। तो किसी भी क्लोज सरफेस के कारण जिसके ऊपर हमने चार्ज दिया है, आपको किसी बाहर वाले पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन आता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये हमारा आउटसाइड का है, आउटसाइड। ठीक है, इसी तरह से अब थोड़ा सा अंदर आते हैं। इस एक्सप्रेशन को देखकर हमें ये बात समझ में आती है कि जैसे जैसे आप अंदर आओगे डिस्टेंस r क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर r कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी। तो मतलब हम यहाँ पर ये एक रूल बना लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, आर स्क्वायर के इनवर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है। ठीक है, वहाँ से हमने ये चीज़ रिकॉर्ड कर ली। अब अगली बात करते हैं। अब की बारी हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो ऑन द सरफेस निकालेंगे। तो भाई ऑन द सरफेस का कोई बड़ा काम नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस के अंदर भी सेम ही एक्सप्रेशन लगेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अब हमारा स्मॉल r वाला डिस्टेंस कम होकर किसके बराबर आ चुका है, कैपिटल R के बराबर आ चुके हैं। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, कैपिटल R का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर किसके बराबर है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब अगला काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस का। अगर ऐसे ही चलते चलते हम इस स्फीयर के अंदर जंप हो जाएं तो कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर बात आती है आपने कितना ध्यान से कंसेप्ट को अपने दिमाग में डाला है। बेटा मैंने आपको ऐसा बोला था कि चार्ज हमने किसको दिया है, स्फीयर को दिया है। तो अगर स्फीयर को चार्ज दिया है तो सेंटर पर हम कंसंट्रेटेड मानते हैं। एक चीज है एज्यूम करना, एक चीज है एक्चुअल में होना। तो हम सेंटर वाले चार्ज को एज्यूम कर रहे हैं, समझ रहे हो बात। एक्चुअल में चार्ज कोई नहीं पड़ा सेंटर पे। तो जब आप इस सरफेस के अंदर आ जाते हो तो आप किसी भी पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, उसके अंदर आपको कोई भी चार्ज नहीं मिलता, क्योंकि भाई सारा का सारा चार्ज तुमने किधर दिया हुआ है, सरफेस को दिया हुआ है। बात समझ में लगती है। गॉस ने क्लियर कट बताया है कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds शुड बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपका अंदर चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो काहे की इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर हम इनसाइड की बात करते हैं तो स्मॉल q कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। आई होप सो जितनी भी बातें मैंने बताई हैं इन बातों से फंडाज एकदम क्लियर हो गए होंगे। 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं पर कहीं बाहर से नहीं आते हैं। वो क्वेश्चंस यही चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो वो लोग पूछते हैं और आपको उस टाइम पर ये याद करना होता है कि कौन सी वाली बात इसमें अप्लाई हो रही है। ठीक है, जब भी कभी भी बेटा आप चीज़ों को ध्यान से सीखते हैं, उनके नोट्स बनाते हैं, तो उसके साथ में 2, 4, 5 न्यूमेरिकल्स ज़रूर किया करो। ठीक है, बिना न्यूमेरिकल से फिजिक्स कभी नहीं हुआ करती। किसी भी चीज़ को
समझ पाने का एक बेस्ट मेथड होता है उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना। अगर आपको ऐसा अंदर से फीलिंग आता है मेरे लेक्चर्स को सुनकर कि हाँ आपको समझ में आ गया, उसके जैसे 2-4 क्वेश्चंस बनाकर देखो, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस को बनाने लगोगे और एक्चुअल में क्वेश्चंस आपसे बन रहे होंगे ना, दैट इज द पॉइंट जहां पर आप ऐसा मान सकते हो कि चीज समझ में आ गई। अगर इसी प्रकार से हम चलते रहे, लेक्चर बाय लेक्चर आपने प्रॉपरली नोट्स बनाए और चीज़ों को एनालाइज किया, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे कुछ ही महीनों के बाद में आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आने लगेगी दैट यू आर प्रिपेयर्ड विद द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक आउट करने का सबसे बेस्ट मेथड ये है, एक तो फंडास को अपने क्लियर रखो, दूसरा ढेरों सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। मतलब 50% इज फॉर फंडामेंटल्स एंड रिमेनिंग 50% इज फॉर न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। जिस भी बच्चे को ऐसा लगता है कि वो न्यूमेरिकल पार्ट के साथ में ज़्यादा रेगुलर नहीं बन पा रहा, समझ पा रहे हो, मतलब कंसेप्ट्स तो वो यहाँ पर लेक्चर्स में मेरे सुन रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट के साथ में वो ज़्यादा रेगुलर नहीं बन पा रहा, वो बच्चा हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकता है। ऑफलाइन क्लासेस में हम प्रॉपर मॉड्यूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। उस मॉड्यूल में भाई जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव वाले सोच कर डाल सकते हैं ना आपके एग्जाम में, और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन मैं क्लास में करवाता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल वाली क्लास के अंदर हम लोग न्यूमेरिकली स्ट्रांग होने के साथ साथ में फंडामेंटली स्ट्रांग होने का दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन चलाते हैं, विच रिजल्ट्स टू अल्टीमेट सिलेक्शन। मतलब डेफिनेटली सिलेक्शन होती है इसके बेस पे, ठीक है। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर ये स्फीयर बेटा अंदर से भरा हुआ हो, मतलब अंदर से खोखला ना हो, हॉलो ना हो, अंदर से सॉलिड हो, तो किस प्रकार हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।